नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएचडी। जैसा कि हम लोग चल रहे थे पिछले वीडियो में, क्लास 12th का है जो चैप्टर नंबर 1 चल रहे थे, जीवों में जन्म। जीवों में जन्म में ऑलरेडी मैं 2 पार्ट कर दिया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी टोटल है जो 53 क्वेश्चन कर चुका हूँ। आज हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर करके 104 तक चलेंगे, यानी 104 तक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आज लाए हैं लगभग 50 क्वेश्चन। टोटल है जो 50 क्वेश्चन आज लाए हैं। फिर अगला जो चलेगा पार्ट 2 है, यानी 4। पार्ट 4 में हम लोग कितना क्वेश्चन, तो पार्ट 4 में हम लोग लाने वाले हैं 50 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन देख लेंगे तो ये पार्ट 1 है जो चैप्टर 1 है जो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी लाएंगे। क्लास 10th की कोशिश करेंगे कि एक दिन में है जो 100 क्वेश्चन कराया जाए एक चैप्टर से। देखो, क्योंकि क्लास 10th में है जो क्या होता है ना, कि क्लास 10th में है जो ज़्यादा वीडियो बनाने से अच्छा है कि जल्दी जल्दी है जो उसमें निपटा दे। इसमें कि हमको समझाना पड़ता है, वहाँ है जो उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना है जो एक्सपीरियंस हो ले बच्चों का, तो उसमें है जो इसीलिए उसको लाएंगे एक बार में 100 क्वेश्चन। तो जिन भी क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही बायोलॉजी आने वाला है। इस पार्ट के बाद तुरंत आएगा, नहीं तो ऐसे कर देंगे, एक वीडियो क्लास 12th का सुबह 8 बजे और एक वीडियो है जो शाम 4 बजे क्लास 10th का चलेगा। सुबह 8 बजे चलेगा 12th क्लास का और शाम 4 बजे चलेगा 10th क्लास की। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, रोज आएगा। चलो बिना टाइम गवाते हुए आज सोचेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन है जो कर ले 50, उसके बाद है जो आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या कह रहा है बाबूगा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बीजाणुओं में, किसमें, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधा जैसे मार्स हो गया, फार्न हो गया, या समानता किस समूह के अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी कहा जाता है कि जो बीजाणु जनन है, जो बीजाणु जनन द्वारा जो जनन की क्रिया करता है, वो किस पौधे के अंतर्गत रखा जाता है, इसके बारे में पूछा गया था। तो सबसे पहला कुछ बाबू, स्पोरोफाइटा, थैलोफाइटा, क्रिप्टोगेमस और ब्रायोफाइटा। तो जैसे हर बार की तरह शुरू से, क्योंकि हम लोग कुछ ही करते हैं, पहले ऑप्शन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को जी करा स्पोरोफाइटस। स्पोरोफाइटस क्या है, तो ये बाबू स्पोरोफाइटस है जो एक शैवाल समूह का है। किस समूह का है, एक शैवाल समूह में रखा जाता है। यहाँ कुछ कहा था कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधा को किस समूह में रखे जाते हैं, तो हम लोग समूह को देखेंगे। तो पहला है तो स्पोरोफाइटा। स्पोरोफाइटा को शैवाल समूह में रखा जाता है। किस समूह में रखा जाता है, शैवाल समूह में रखा जाता है। शैवाल समूह के बाद है जो बाबुआ, ये अगर पूछा जाए कि कैसा जनन करता है, तो ये द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित होता है ना, द्विगुणित होता है। उसके साथ साथ हम इसको बात कर सकते हैं कि बताइए कि ये होती है जो अर्धसूत्री विभाजन करता है। तो यानी सोचो, एक क्वेश्चन से हम लोग कितना देख लिए, ये क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन। देखो हाथ से लिखना पड़ रहा है इसीलिए राइटिंग खराब हो रहा है, कलम आ जाएगा इससे लिख देंगे। अभी तक कलम पहुंचाया नहीं है, ऑनलाइन किया हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हो जाएगा, देख लिया ऑप्शन। अच्छा, बी को चाहिए बाबू, बी है जो ये आ जाती है इसका थैलोफाइटस। तो फार्न्स, मार्स, ये समानता है जो बीजाणु जनन द्वारा होता है, इसीलिए इसका आंसर कुछ हो जाएगी, बी हो जाएगी। अच्छा, अगला है क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस क्या है, तो क्रिप्टोगेमस जो है छोटे, अच्छा एक बात और, थैलोफाइटस में, थैलोफाइटस की एक खासियत यह है कि इसमें जड़, तना तथा पत्ती जो होती है ना बाबू, पत्ती, यानी ऐसे कह सकता है कि इसमें जड़, तना तथा पत्तियां है जो वास्तविक रूप से नहीं होती है। यानी वास्तविक तना, जड़, पत्तियां इसमें नहीं होती है। इसकी जो भित्ति होती है वो काइटिन की भित्ति है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है कौन सी की होती है, काइटिन की। अगर कहीं पूछा जाए कि बताओ कि कोशिका भित्ति में, सॉरी, थैलोफाइटस में पाए जाने वाले जीव को होती है, जो पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसकी कोशिका भित्ति कौन सी की बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। कौन सी की, काइटिन के। तो बताइए सर इसमें आता कौन कौन है, ये वाला हमको बता दीजिए। तो इसमें आ जाएगा बाबू, मशरूम भी आ जाएगा, है ना। इसमें कौन आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा। मशरूम के साथ साथ कौन आ जाएगा छोटे, मशरूम के साथ साथ आ जाएगा, हाँ मशरूम के साथ साथ आ जाएगा ईस्ट, आ जाएगा ईस्ट। फिर आ जाएगा फफूंद, ये सब आ जाएगा कुछ में, तो थैलोफाइटा में। अच्छा, क्रिप्टोगेमस, और सॉरी
आंसर इसका हो जाएगा कौन बाबू, क्रिप्टोगेमस हो जाएगा। वास्तविकता आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्टोगेमस, क्योंकि क्रिप्टोगेमस में है जो मार्स और फर्न आते हैं। ये है जो बहुपाद समूह होता है, यानी बहुपादप समूह होते हैं, इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगला चलते हैं, यानी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या, ब्रायोफाइटा के बारे में देखते हैं। ब्रायोफाइटा है जो इसमें बीज आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं और पेड़ पौधा है, लेकिन ये वास्तविक रूप से नहीं होता है। यानी जो ब्रायोफाइटा है उसमें बीज से वास्तविकता पौधा का निर्माण नहीं होता है। होता ना कि जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारे ऐसे जीव है जिसको वास्तविकता पौधा बीज से बनता है, लेकिन इसमें बीज से नहीं बनता। इसकी जड़, तना तथा पत्तियां ये है जो कुछ होती है, यह अवशोषित नहीं करती है। उसके साथ साथ ही पानी जल को अवशोषण करने का काम करता है। इसके जड़, तना, पत्तियां भी वास्तविकता नहीं होती है। चलो तो 54 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए, तो इसका आंसर को जो हो जाएगा 54 का सी हो जाएगा। जिसको वीडियो अगर धीरे धीरे लग रहा है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, क्योंकि तुम लोग को मतलब नहीं है पढ़ने से, तो ठीक है। क्योंकि इसमें एक एक बातों को कुछ किया जा रहा है, बताया जा रहा है बढ़िया से एकदम, कि एक बार में 4 क्वेश्चन कुछ हो जाए, सोल्व हो जाए। तो तुम लोग पढ़ना है। तो बाकी वीडियो अच्छा पता नहीं चल रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, कम से कम 360 480 पर देखिए। रील से देख जितना में देखते हो उतना में वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइकस, साइकस में परागन होता है। तो साइकस में परागन होता है बाबुआ, ये 3 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। साइकस में परागन कितने अवस्था में होती है, 3 कोशिकीय अवस्था। ये कोशिकीय अवस्था क्या है सर, तो देखो कोशिकीय अवस्था जो है बाबुआ, ये जो शरीर को जो बांटने की क्रिया होती है उसको कहते हैं कोशिकीय अवस्था। जैसे कोशिकीय अवस्था टोटल कितने होते हैं, तो देखो कोशिकीय अवस्था टोटल की तो बात करना अनगिनत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मनुष्य में ही तुम लोग पढ़ा होगा कि 16 कोशिकीय अवस्था, जैसे कोशिका 16 में बटा था ना, तो 16 कोशिकीय अवस्था को कुछ कह रहे थे, तो 16 कोशिकीय अवस्था को हम लोग कुछ कह रहे थे, मोरूला बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, मोरूला। क्या बोल रहे थे, मोरूला बोल रहे थे, है ना, मोरूला बोल रहे थे। तो 16 कोशिकीय अवस्था को मोरूला बोल रहे थे। उसी प्रकार से तो कोशिकीय अवस्था है जो कुछ अति ज़्यादा नहीं, क्या ईगो होगा उसको लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ जानना बाबू कि ये जो कोशिकीय अवस्था साइकस का, ये साइकस का कोशिकीय अवस्था हो जाएगा कौन से, 3 अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं आगे, अभी हम लोग फास्ट कर देते हैं, ज़्यादा तुम लोग है जो बोरिंग हो रहा है शायद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि एंथेसिस की परिघटना घित है कि, है ना, तो ये परागन का निर्माण करता है, परागकण का निर्माण, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा कुछ बाबू, पुष्पकलियां का खुलना। पुष्पकलियां का खुलना ही एंथेसिस की परिघटना कहलाता है। एंथेसिस की परिघटना कुछ कहलाता है, पुष्पकलियां की खुलना कहलाता है। क्वेश्चन का लेवल देखना बाबू, क्वेश्चन का लेवल ठीक है या आसान है या हार्ड है, ये बताना क्वेश्चन आते में कमेंट में। और तुम लोग कमेंट करता नहीं है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा था। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पत्ती अग्र भाग द्वारा जन्म देता है, यानी पत्ती के अग्र भाग द्वारा कौन जन्म देता है। तो याद करो जहना बतैलियो हल कि पत्ती के अग्र भाग द्वारा कौन सा जन्म देता है। तो पत्ती के अग्र भाग द्वारा जो जन्म देता है बाबू उसको कहते हैं वॉकिंग, कहते हैं कुछ कहते हैं वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न कहते हैं जो अग्र पत्तियों द्वारा कुछ करता है, जन्म देता है। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है, 58, कि आलू के कंद की आँख, जैसे देखो ये तुम लोग देखा होगा कि ये क्या है, आलू है। ये क्या है बाबू, आलू है। और आलू में तुम लोग देखा होगा कि कुछ ऐसे ऐसे निकला हुआ, जहाँ तहाँ आँख के जैसा निकला, देखा है ऐसे ऐसे आँख के जैसा निकला, तो इसी को कहते हैं कंद। बायोलॉजी भाषा में इसको कुछ कहते हैं, आलू के जो निकला हुआ भाग होता है, ये सब भाग उसको कुछ कहते हैं, कंद कहते हैं। और यही कंद है जो बाबू रोपाता है। तो इसी कंद को है जो, देखो आलू के तुम अगर यहाँ से काट करके, यहाँ से काट दिया, यहाँ से तो काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, बस खाली इसकी आँख जो होती है ना, आँख को बचा लो, यानी ये जो कंद है, कंद को बचा लो। कंद को बचा लेगा तो उसको बचा करके तुम रोप सकता है। इसको हम लोग देहाती भाषा में कटुइया आलू भी बोलते हैं। कौन से आलू बोलते हैं, कटुइया आलू, के आलू को काट के रोपा है। तो कटुइया आलू को ही कच्छ कलिका कहा जाता है। कुछ कहा जाता है कच्छस्थ कलिका, यानी इसके कली को काटो, कच्छस्थ मतलब काट के
रोपा जाता है। तो कक्षस्थ कलिका कौन है ऑप्शन में बाबू? सी। इसका आंसर कुछ हो जाएगी, सी हो जाएगी। इसके वास्तविक का आंसर क्या है? सी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 में फास्ट करेंगे, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। था निम्नलिखित में से कौन पादप उभय लिंगाश्री है? उभय लिंगाश्री की खोज कहते थे। हम बोले थे कि बाबू इसको उभय लिंगाश्री भी बोला जाता है, उभयलिंगी भी बोला जाता है, या इसी को हम लोग द्विलिंगी भी कहते हैं। कौन से कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, खोज कहते हैं द्विलिंगी। तो द्विलिंगी जीव कौन है बाबुआ? तो बताओ 59 का। तो 59 का हो जाएगा द्विलिंगी जीव पाइनस। कौन है? पाइनस। अच्छा, मार्केनेशिया कुछ है, तो मार्केनेशिया को बाबू देखो यहाँ हमको से शायद ऑप्शन सेट गलत दबा गया। मार्केनेशिया है जो भी द्विलिंगी है, ये भी याद रखना। मार्केनेशिया भी जो द्विलिंगी है। हाँ, साइकस के पूछा जाए तो ये एक लिंगी है, और पपीता का पूछा जाए तो एक लिंगी है। अब एक बात है पपीता के बारे में जानना। पपीता है ना, पपीता में 3 प्रकार की लिंग होती हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन सर? तो एक लिंगी है ना, एक लिंगी, द्विलिंगी, और एक होती है जिसमें दोनों हो। एक लिंगी, द्विलिंगी, एक उभयलिंगी। तो हाँ, उभयलिंगी तो द्विलिंगी, चलो यानी इसमें दोनों तरह का होता है। एक लिंगी भी होती है पपीता और द्विलिंगी भी होती है। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा अगर क्वेश्चन के अनुसार? उभयलिंगी श्री कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगी बी। चलो आगे। आगे कहता है कि ऑप्शन नंबर कितना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा एक लिंगी है? तो ये भी पूछे वाली बात है भाई। एक लिंगी कौन हो जाएगा? आपके पपीता हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार। तो एक लिंगी पपीता हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे पपीता एक लिंगी भी होती है, द्विलिंगी होती है। तो यहाँ पपीता हो जाएगा, क्योंकि सरसों जानता है कि द्विलिंगी है, उड़हुल जानता है कि द्विलिंगी है, इसमें तो कोई है ही नहीं। तो पपीता इज राइट आंसर। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? चलो बताओ, अंडाणु बनने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंडाणु बनने की विधि को अगर अच्छा लग रहा होगा बाबू, तो ये जो चैनल है उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पीडीएफ पाना है तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप दिले है। और उसके साथ साथ बाबू आपका और भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जो व्हाट्सअप ग्रुप पर दिया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। ठीक है, आगे तो कुछ कहा था कि अंडाणु बनने की क्रिया को हम लोग अंडज जनन कहते हैं। कुछ कहते हैं अंडज जनन कहते हैं। अच्छा, अंडाशय क्या है सर? तो देखो, अंडाशय जो ई कोच होते ये बनता है, जो अंडाशय है। अब अंडाशय जनन जो करता है वो अंडाशय जनन है। तो अंडोत्सर्ग क्या है? तो अंडोत्सर्ग जो अंडा निकालता है, जैसे तुम लोग ये है, ये ऐसे है ना, ऐसा कुछ, और यहाँ से ऐसे करके बाबुआ ऐसे। 1 मिनट और अच्छा से पढ़ते हैं, 1 मिनट। ये ऐसे ऐसे, और तुम लोग ऐसे करके देखा होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो, यहाँ से मान ले जाए कि यहाँ से कुछ ही था, यहाँ से जुड़ करके अंडा था, दोनों दाने महिलाओं में रहती है, और तुम लोग जानता है कि प्रति माह इधर उधर बनता है। अब यहाँ से सुनो कि मान लिया जाए कि इससे कुछ ही होती है, यहाँ से जो अंडा निकलता है, ठीक है, यहाँ से जो अंडा निकलता है, अब 1 माह का भी एक मान लें कि अगर जनवरी में इधर बना तो फरवरी में इधर बनेगा। ठीक है, फरवरी में इधर बना तो मार्च में इधर बनेगा। अब यही अंडा इससे से निकलती है, तो इसी को कहते हैं अंडो उत्सर्ग। यानी अंडाशय से अंडा के निकलने की क्रिया कुछ होती है, अंडो उत्सर्ग होती है। फिर मादा जननांग, तो ये पूरा सिस्टम है जो मादा जननांग का है। ठीक है, मादा जननांग की बात किया जाए तो ये पूरा सिस्टम जिसमें अंडाशय, प्रागनलिया, कोष, प्राकोष, फैलोपियन नली, गर्भाशय, यूट्रस, सब जितना भी आ जाएगा वो सब मिलाकर कुछ हो जाएगा मादा जनन। अंडोत्सर्ग की बात किया जाए तो जो अंडाणु से अंडा निकलता है उसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय जो अंडा यहाँ बनती है, जो अंडाशय, आज अंड जनन जो अंडाशय में अंडा बनता है उसे अंड जनन कहते हैं, जो जन्म लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पूछा गया था शुक्राणु के बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? तो शुक्राणु को बनने की क्रिया विधि को हम लोग कुछ कहते हैं बाबू, बताओ। तो इसको कहते हैं शुक्र जनन। जब अंडाणु
का जनन हो रहा था तो अंडाणु जनन कह रहे थे, तो शुक्राणु को जनन होगा तो उसको कुछ कहेंगे, शुक्राणु जनन कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। मादा जनन तो बता ही दिए कि मादा जनन में फैलोपियन नली, ट्यूब, फैलोपियन गर्भाशय, यूट्रस सब जब आ जाएगा मादा जनन अंग है। युग्मक जनन, युग्मक जनन किसको कहेंगे, तो एक होती है फीमेल, एक होती है मेल, और फीमेल मेल से अंडाणु निकलता है उसको युग्मक, और इसको ये निकल यानी मेल से जो युग्मक निकलता है उससे युग्मक जनन। तो मेल से और फीमेल से जो युग्मक जन्म लेता है उससे युग्मक जनन कहते हैं। अंड जनन, अंड जनन सिर्फ फीमेल से जन्म लेता है, लेकिन युग्मक की बात किया जाए तो युग्मक फीमेल में भी होती है और युग्मक मेल में भी होती है। चलो आगे चलते हैं। आवाज़ जा रहा होगा सही से, हाँ आवाज़ तो जाना चाहिए बढ़िया से। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो अलैंगिक जनन तुम लोग बहुत बेहतर से जानता होगा कि अलैंगिक जनन है जो आप अकेले अपने जीव को जन्म देता है। अलैंगिक जनन है जो कोई भी जीव को जो जन्म देता है अकेले ही देता है। तो जब अकेले देता है छोटे, तो बताओ कि अकेले मतलब एक, तो इसमें कितना जीव भाग लेंगे, एक जीव भाग लेंगे। हाँ लैंगिक जनन में हमेशा दो जीव भाग लेते हैं, है ना। लैंगिक जनन की बात किया जाता तो दो जीव, लेकिन यहाँ अलैंगिक की बात किया जा रहा है तो अलैंगिक में हमेशा एक जीव। जैसे अलैंगिक जनन के कहोगे तुम बहुत अच्छा उदाहरण बताओ, तब आगे चलते हैं। हो गया, बता दिया, कमेंट में लिख दो। हम लोग लाइव करने वाले हैं, अगला जो क्लास 10 का चलेगा ना लाइव चलेगा, लाइव जुड़ना ना भूलिएगा, है ना। तो लाइव करेंगे। आगे कहते हैं पौधे में अलैंगिक जनन, पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। तो पौधों में अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, विभाजन द्वारा होता है, या इनमें से सभी। तो अलैंगिक जनन की तुम अच्छा, लेकिन यहाँ पूछा गया था कुछ इस सब अलैंगिक जनन की भाग है बाबू। मुकुलन भी अलैंगिक जनन के भाग है, विखंडन भी अलैंगिक जनन के भाग है, विभाजन भी अलैंगिक जनन के भाग है। लेकिन यहाँ एगो टाइप किया गया कि पौधों में अलैंगिक जनन। यहाँ हाँ अगर कहता कि अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है तो विखंडन भी हो जाता, मुकुलन भी हो जाता, विभाजन भी होता है, इसीलिए ऑप्शन कुछ हो जाएगा डी हो जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी नहीं होगा, ये मान लेना। यहाँ पौधा की बात किया जाता है तो पौधा के लिए सिर्फ मुकुलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाँ क्योंकि विखंडन तो जीव में होती है ना, और विभाजन भी जीव में होती है, इसीलिए बाबुआ आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोग इसको गलती बताया था बताओ। अगला है कि कायिक जनन, सॉरी हिल जा रहा है भाई। हाँ अगला है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार की होती है। कायिक जनन की बात है, काया ऐसा समझना, कायिक जनन मतलब काया, और काया मतलब शरीर होता है, शरीर होता मतलब जो अपने शरीर को तोड़कर है जो जन्म दे उसको कुछ कहते हैं कायिक जनन। अब पेड़ पौधा ये जो अपने शरीर को जन्म तोड़ कर देता है। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। हाँ तो बताओ, क्या जड़ है जो कायिक जनन में आएगा, नहीं। क्या पत्ती है जो कायिक जनन में आएगा, नहीं। तीनों द्वारा हो सकता है, नहीं। यानी जो स्तंभ है, स्तंभ मतलब होता है शरीर ऐसे, ये जो है स्तंभ के रूप में है। तो ये जो है, और यही जैसे उभार निकला था, ठीक है, जो होता है ना मुनगा का पेड़ देखा होगा तो ऐसे निकला जाता है टहनिया, या ओड़हुल का फूल देखा होगा टहनिया निकला जाता है। तो इसको तुम काट के टहनिया का कहीं भी रोप दो, कुछ हो जाएगा, जन्म ले लेगा। तो ये जन्म ले लेगा, तो इसी को तो कहते थे जन्म। तो इसकी ऑप्शन कुछ हो जाएगा बाबू, बी इज राइट आंसर। ठीक है क्या मतलब बाबू, 66 नंबर क्वेश्चन है, यानी 67 नंबर क्वेश्चन था, तो 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बीज राइट आंसर, स्तंभ से होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बब्बू छोटे। 66 नंबर क्वेश्चन है, कहा कह रहा था, सॉरी इसका पीछे वाला उन्हें क्वेश्चन देख लेते छोटे, शायद कुछ मिस्टेक हुआ था। का क्वेश्चन कुछ कह रहा था कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है, किस में होते है कायिक जनन। तो क्या जड़ द्वारा होती है, तो हाँ कायिक जनन जड़ को भी रोपने से होता है। किसी किसी पौधे को जड़ को हम लोग रोप देते हैं तो वो भी हो जाता है, स्तंभ को रोप देते हैं तो भी हो जाता है,
पत्तियों को रोप देते हैं तो भी हो जाता है। पत्तियों में जैसे पत्थर चट्टा को रोप दो हो जाएगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों द्वारा, किसके द्वारा, तीनों के द्वारा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन पर ध्यान देना बाबू। अगला क्वेश्चन है कि आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है। तो आलू में, हाँ अब यहाँ पूछा जाए तो आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू, 66 नंबर क्वेश्चन। तो आलू में कायिक जनन पूछा जाए तो स्तंभ के द्वारा होगा, क्योंकि पत्तियां तो आलू, क्या पत्तियां को हम रोपेंगे तो होगा नहीं, जड़ को रोपेंगे तो होगा नहीं, आलू का बीज देखा है नहीं। तो कायिक जनन, कायिक मतलब हम बताए थे संरचना, काया शरीर, तो आलू को एक प्रकार का शरीर ना, तो स्तंभ है, तो स्तंभ मतलब तना, क्योंकि आलू एक तना है बाबू, ना कि फल है, ये बात याद रखना। आलू एक क्या है, तना, तना को ही कायिक कहा जाता है, इसीलिए बीज राइट आंसर। फर्स्ट चलते हैं, बहुत टाइम हो गया ना, 100 क्वेश्चन हम लोग को करना है। सीधे आंसर अब बताते चलते हैं बाबू, जहाँ तहाँ सोल्व करते जाएंगे। कहता है एक ही फल के भीतर परागकोश से परागकण का बनने का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है। यानी वर्तिकान नहीं होता बाबू, ये था वर्तिका होता, ठीक है, या वर्तिकाग्र होता है, कुछ होता है वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र होता है। एक मिनट, वर्तिकाग्र होगा, ठीक है, तो वर्तिकाग्र होगा, ठीक है। आगे तो कहता है एक ही फल के भीतर परागकोश से परागकण बनने की जो क्रिया होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है बाबू, पेड़ है, और इससे कुछ निकला, अभी ये टहनियाँ है, अब इसी में से परागकण इसी पर वर्तिकाग्र पर चल गया, क्योंकि ये वर्तिकाग्र होता है, ऐसे से वर्तिका होती है, तो इसी में से परागकण निकल करके इसी पर चला गया, तो कुछ कहते हैं इसको हम स्वयुग्मन कहते हैं। लेकिन अगर यही बात पूछा जाए कि मान लिया जाए कैसे है कि एक पेड़ एजा है और एक पेड़ एजा है, तो बताओ कि इस पर वाला परागकण इस पर अगर चला गया तो कुछ कहलागा, तो इसको हम कहते हैं पर परागण, ठीक है, इसको कुछ कहेंगे पर परागण। लेकिन अगर इसी में से निकल कर इसी में चला जाए तो इसको कहते हैं स्वयं परागण। अच्छा, अंडोत्सर्ग यानी अंडाशय से अंडा का निकलना अंडोत्सर्ग हो गया। निषेचन क्या है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल करता है तो उसी को कहते हैं निषेचन। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 68। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कुछ कहा है। आपके बताए थे अंडाशय से अंडा के निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। चलिए आगे, मादम मानव कुछ कह रहा, मानव मादा, मानव है लेकिन मादा है, यानी फीमेल के बाद क्या गया मनुष्य में, तो मानव मादा में अंडे निषेचित कहाँ होती है, तो अंडा निषेचित, यानी यहाँ पूछा गया था कुछ कि अंडा का मिलन कहाँ होता है, ये बात ध्यान रखना है ना, अंडा का मिलन कहाँ होता, तो अंडा का जो मिलन होता है वो फैलोपियन नली में, क्योंकि जो तुम लोग हम बताए थे, ऐसे सोचो ये है ना, ये क्या है बाबू, अब यहाँ से जो ऐसे था, ठीक है, अब ये है जो यहाँ है जो फैलोपियन नली होती है, ये क्या है फैलोपियन नली। अगर अंडाणु इधर बना था तो यहाँ से अंडाणु निकाल करके यहाँ जाकर अंडा से आने से शुक्राणु आता है, शुक्राणु ऐसे मिलेगा, कुछ शुक्राणु लेने जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ शुक्राणु लेने जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इधर तो अंडाणु आपके बना नहीं था और इधर जो कुछ है ये नहीं है, बाकी यहाँ गया तो वो मिलेगा, तो इसी को मिलने की क्रिया को कुछ कहते हैं फैलोपियन नली, ठीक है। फैलोपियन नली को अगर और डिटेल में जाए तो कहेंगे तुम्बिका, कौन सा भाग में, तुम्बिका भाग में। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कुछ कि मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग को बनाता, शुक्राणु भंडार मतलब देखो ऐसे ऐसे है ना, शुक्राणु भंडार कहने का मतलब यह हुआ छोटे कि बताओ कि शुक्राणु जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो ये बनता शुक्राणु कहाँ रहता है, तो ये रहता है बाबू आपका एपिडिडमिस, जिसको हम लोग कुछ बोलते हैं एपिडिडमिस, यानी ये वाला भाग होते हैं एपिडिडमिस, ऊपर का, यहाँ तो बनता है लेकिन बनना भंडार नहीं होता। जैसे मान लीजिए अब खाना बना तो खाना जितना बनेगा उसी को भंडारा कहेंगे, नहीं, भंडारा हम उसको कहते हैं कि जहाँ सब सामान ले जाकर रख दिया जाता है लास्ट में, हाँ,
तो इसी प्रकार से यहाँ तो शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु जहाँ बनता है उसको कहते हैं टेस्टिस यानी वृषण कहते हैं। लेकिन जहाँ शुक्राणु का भंडारण होता है, जहाँ शुक्राणु रखाता है, उसको कहते हैं एपिडिडमिस यानी आधी वृषण। यानी एपिडिडमिस को ही हिंदी में कुछ बोला जाता है आधी वृषण, यानी ये हो जाएगी राइट आंसर। अच्छा, वृषण में क्या था, तो वृषण में तो बताएं कि यहाँ शुक्राणु बनता है, ये वाली भाग है जो वृषण है, ये वाली भाग क्या है, वृषण है। तो यहाँ जो है बनता है, और ये वृषण हो गया, एपिडिडमिस हो गया जो कुछ हो गया। एपिडिडमिस जहाँ रखाता है, कौन सी रखाता है, तो यहाँ रखाता है शुक्राणु, और यह परिपक्व होता है, और फिर ये रस दिखा जाता है, ये नली है, ये जाता है, तो इसको कहते हैं शुक्रवाहिका। ठीक है, तो ये नलिया को कुछ कहते हैं शुक्रवाहिका नली कहते हैं। ठीक है, नली को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका नली। और यहाँ से शुक्राणु है जिसको जो होती है शरीर से बाहर आती है, तो ई वाले जो भाग होती है वो कुछ हो जाएगी सीसन। सोल्व कर दिए चारों क्वेश्चन। एंड ऑप्शन नंबर ये है जो ई कुछ है सीसन हो गया, ये पूरा जो भाग है जो। अच्छा, शुक्रवाहिका नली किसको कहते हैं, तो ये वाला नली, ये वाला शुक्र वाहिका नली है। अच्छा, एपिडिडमिस क्या है, तो एपिडिडमिस को अधिवृषण कहते हैं जहाँ रखाता है। बाकी ये कुछ वो गोल है, गोल है जो वृषण हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू, सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि युग्मक में गुणसूत्रों का सेट होती है। तो देखो युग्मक हमेशा बाबू ये माना कि अगुणित होती है। युग्मक है जो हमेशा क्या होती है, अगुणित होती है। युग्मक हमेशा क्या होती है, अगुणित होती है। ठीक है, यानी युग्मक है जो क्या है, अगुणित है। तो अगुणित को हम लोग सूचित कर रहे थे एन से, तो युग्मक का गुणसूत्र तो एन हो जाएगा इसकी राइट आंसर। देखो अगर ये युग्मनज बोलता, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज बोलता तो हम इसको 2n रख देते। कारण क्या है, कारण ये है बाबू कि ये फीमेल है, ये मेल है। अब फीमेल से युग्मक अंडा यानी नर मादा युग्मक बनता है, और मेल से नर युग्मक बनता है, और नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है तो युग्मनज बनाता है। ठीक है, तो युग्मनज होगा, तो क्योंकि जानता है कि ये हमेशा एन होती है, ये भी हमेशा एन होती है। ठीक है, तो एन और एन मिलेगा तो 2n तो बनाएगा ही ना, तो युग्मनज के बाद क्या जाता तो 2n हो जाता। लेकिन यहाँ खाली बात किया गया कुछ युग्मक का, तो युग्मक हो जाएगा जो एन हो जाएगी। और बात किया जाए तो 3n क्या है सर, तो 3n है जो भ्रूण पोष के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगी, एन हो जाएगी, यानी डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो आप बताएंगे तो लंबा वीडियो तो होगा ही होगा। अगला है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनको भाग लेकर करते हैं, ये ऑप्शन के अनुसार ही बता देगा। मतलब कि अलैंगिक में जब कोई जीव जन्म देता है तो ओरा में के जीव भाग लेता है, तो ओरा में एक ही जीव ने भाग लेगा। हाँ, लैंगिक जनन की बात करता है तो जो जीव, लेकिन हाँ अलैंगिक की बात किया गया तो एक जीव भाग लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा कि अगला क्वेश्चन है कि मादा द्वारा दिए गए युग्मक यानी फीमेल द्वारा युग्मक बात, जिसमें फीमेल द्वारा कौन देगा था, अंडाणु देगा। मादा के जो युग्मक होते हैं अंडाणु ही होती है। तो कहता है कि मादा युग्मक तथा पिता द्वारा दिए गए युग्मक, यानी माँ भी दिया और फीमेल दिया, यानी माँ मान ले फीमेल है, पिता कौन है, मेल है। अब युग्मक के संलयन यानी आपस में मिलन, संलयन मतलब होता है मिलन, से क्या बनता, तो आप किए ना बताएं बाबू, कुछ बनता है, युग्मनज बनता है। क्या में कोई डाउट है, जब माँ और पिताजी मिलेंगे आपस में तो युग्मनज बनाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, युग्मनज है कनू, तब हटाइए ना सर, चलो ये हटाइए। हाँ, वही विकास करके फिर संतति बनाता, कोलोम बनाता। कोलोम तो यार है ही नहीं, कोलोम होता है जो अलैंगिक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं। अच्छा, नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है वो कोची कहलाता है, तो वो आ जाएगा बाबू आपका कोची में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका युग्मन जनन में, युग्मक जनन में आ जाएगा। क्योंकि निषेचन क्या है, तो निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की क्रिया को मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। भ्रूण जनन, भ्रूण जब भ्रूण का जनन होता है उसको भ्रूण जनन कहते हैं, भ्रूण का विकास। युग्मनक जनन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है उससे युग्मन जनन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 75 नंबर क्वेश्चन कुछ करा
3 परत वाली संरचना के किसके अंदर एक नई गुहा आमंत्रित की जाती है? तो ये हो जाएगी आपका बाबुआ ऑप्शन नंबर बी, बलुस्ट्रा रानी के द्वारा, बलुस्ट्रा रानी में, सॉरी गेस्टुला रानी। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है बाबुआ? हाँ, क्वेश्चन नंबर 76। वह जीव या पौधे जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन होते हैं। अच्छा, जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार का होगा तो बाबू तो उभयलिंगी होगा ही ना। और जिसमें खाली नर हो या जिसमें खाली मादा हो तो वो एक लिंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों अधिक विभिन्नता पाई जाती है? अच्छा बताओ कि अगर हम मान लीजिए कि कुछ बोला जा रहा था कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणी में अधिक विभिन्नता मिलता है, यानी अगर मेल और फीमेल दोनों मिल के जन्म दिया और उसको से संतान बिल्कुल अलग दिखा तो कौन बोला में हो सकता है? तो वो हो सकता है लैंगिक में ही, क्योंकि अलैंगिक में तो दोनों समान रहता है, कोई क्लोन होता है। इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कहता वह किस प्रक्रिया जिससे के अंतर्गत, और इस पहले बाबू 77 नंबर क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पर ऑब्जेक्टिव में पूछ चुके भी हैं, याद करो जब ऑब्जेक्टिव दिए थे बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन कुछ कहता है कि वह प्रक्रिया, एक मिनट, हाँ, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देता है और अपनी प्रजातियों को निरंतर बनाए रखता है। तो समजात यानी अपने ही जैसा संतानों को जन्म देता है। ठीक है, अपने ही जैसा संतानों को समजात बोला जा रहा है। तो अपने ही जैसे संतानों को उत्पत्ति करता है और अपने अस्तित्व को कुछ करता है, बनाए रखने का काम करता है, तो वो है लैंगिक जनन। ठीक है, क्योंकि हम लोग जन्म देंगे अपने जैसा संतानों को, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य का जन्म देगा। अपने जैसा मतलब ही नहीं कि एकदम कॉपी पेस्ट, एकदम फोटो कॉपी करके निकाल दे मशीन प्रिंटर से, नहीं, प्रिंटर से निकालने का मतलब नहीं हुआ है, मतलब अपने जैसे संतानों को, कि जब हम मनुष्य तो हम मनुष्य को ही जन्म देंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? कहता है जंतु जो शिशुओं को कुछ करता है, जन्म देता है, जो शिशु को जन्म देता है। तो अरे भाई, तो जो शिशु को जन्म देगा यानी जो बच्चा का जन्म देने वाला होता है इसे जरायुज प्राणी कहते हैं। जो अंडा को जन्म देने वाला होता है उसे अंडज प्राणी कहते हैं। उभयचर प्राणी जो जल में थल में सगरो रहता है वैसे उभयचर प्राणी कहते हैं। द्विलिंगी किसको कहते हैं? जिसमें नर और मादा दोनों हो। चलो 4 ऑप्शन सोल्व कर दिए, यानी 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बता दिए बाबू कि अंडा जो जन्म देगा, अंडा को जन्म देगा उससे अंडज प्राणी कहेंगे। जो बच्चा को जन्म देगा जरायुज प्राणी कहेंगे। उभयचर प्राणी जो जल और थल दोनों में रहता है, यानी धरती पर दोनों पर रहता है। और उभयलिंगी द्विलिंगी जो नर और मादा दोनों होती है। सो चलें, एक क्वेश्चन में हम लोग कई क्वेश्चन, यानी हम लोग 50 मतलब 200 क्वेश्चन एक बार में कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन तो खाली नाम का है, लेकिन 100 से 150 क्वेश्चन एक बार में कर रहे हैं। तो ऐसे ना पढ़ना चाहिए, ऐसा चैनल से पढ़ना चाहिए कि जो सब सोल्व करें। ये ना कि आया बाबू हाँ कह दिया कि अंडा से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और आंसर बता दिया कि हाँ बाबू संपूर्ण प्रक्रिया को गर्भाधान कहते हैं। चलो ऑप्शन नंबर हटाओ अगला। तो ऐसे नहीं करना, हमको ये भी बताना है निषेचन क्या है, परिवर्धन क्या है, विद्लाग्न क्या है, सब बताना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो उसका ऑप्शन नंबर देख लिया है ए। अगला कहता प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी किसमें होती है? प्लाज्मोटोमी किसमें होती है? तो ओपिलिना और प्लाज्मोडियम दोनों में होता है। हाइड्रा अलैंगिक जनन के भाग है, ओविला अलैंगिक जनन के भाग है। तो ठीक है, इसकी कौन हो जाएगी वापस, यानी इसका ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगी। ठीक है, अगला किसी अनिषेचित अंडज से बीज को विकसित होना। अब बताओ कि वैसा बीज जो अनिषेचित होकर बनता है उसको कौन कहते थे? तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू, कुछ कहते हैं आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्थेनोकोपी कहते हैं। इसको कुछ कहते हैं पार्थेनोकोपी कहते हैं। अच्छा, एपोगेमी क्या है? तो एपोगेमी है, इसमें क्या होता है निषेचन में बिना, इसका जो भ्रूण बनता है बिना निषेचन के बन जाता है। इसका भ्रूण है जो कुछ के बन जाता है बिना निषेचन के बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है 83।
नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरल ही सफल होते हैं। यानी एक बीजपत्री जब आता है तो ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं? तो ग्राफ्टिंग कहते हैं जिसको काट फाट के, ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं? जो काट पीट कर है, जो कुछ करता है उसको एक नया शेप देता है, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बाबू? एक बीजपत्री यानी कैबियम विहीन होती है। क्यों इसको ग्राफ्टिंग इसलिए सफल हो पाता है? क्योंकि इसमें कैबियम नहीं पाई जाती है, इसलिए कुछ हो जाती है, यानी है जो सफल हो पाते हैं, नहीं तो सफल नहीं हो पाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका निर्माण भी होती है आपका कौन सा विधि द्वारा बाबू? तो इसका निर्माण होता है एक मिनट, इसको कुछ होता है अस्टोबाइलेंसन द्वारा। ठीक है, अगला जल्दी उन्हें चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। कहते हैं कि जीरोंटोलॉजी में किसके अध्ययन किया जाता है? जीरोंटोलॉजी, तो जीरोंटोलॉजी में एजिंग का अध्ययन किया जाता है। एजिंग का यानी एज का अध्ययन करना कुछ कहलाता है, जीरोंटोलॉजी कहलाता है। अच्छा बताओ, तो पक्षी को अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो पक्षी का अध्ययन करना बाबू, पक्षी का अध्ययन करना ओरिनियोटोलॉजी कहा जाता है। कुछ कहा जाता है ओरिनियोटोलॉजी, ये लिख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, हाथवा से लिखते हैं ना भाई तो राइटिंग में नहीं बैठता। ORI मीनिंग लिख लेना, ORINITHOLOGY, ओरिएंटियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा फिर अस्थि का अध्ययन करना, तो अस्थि का अध्ययन करना बाबू ऑस्ट्रोलॉजी कहलाता है, ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बाबू 86 में कहा निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन होता है? जो बिना निषेचन के, तो मधुमक्खी बाबू निषेचन नहीं करता, ये मान लेना। बाकी गाय निषेचन करता है, मकड़ा निषेचन करता है, केचुआ भी निषेचन करता है। तो केचुआ में बताओ कि कई लिंगी पौधा होती है, गाय कितना लिंगी जीव होती है? बताओ, ऑप्शन कॉमेंट में बताना। अच्छा अब आती है कि प्याज में युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में अगर जब बात किया जाए बाबू कि प्याज में युग्मक गुणसूत्रों की संख्या, तो इसमें होती है 16। चले आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भाई। कहता है निम्नलिखित आवृत बीजी पौधा में एंडोस्पर्मिक यानी भ्रूणपोष जो है कैसे होती है? तो ये भ्रूणपोष होती है जब बाबू हमेशा त्रिगुणित होती है। ठीक है, भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित होती है, याद रखना। कहता किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी पुष्प का अंडाशय कैसे होते हैं, ये बात किया जा रहा है। ठीक है, तो किसी पुष्प का अंडाशय कैसे होता है? तो अंडाशय की जब बात किया जाए किसी भी पुष्प का, तो वो होती है बाबू आपका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो द्विगुणित होता है। अंडाशय हमेशा द्विगुणित होते हैं। अंडाशय कितना होती है? द्विगुणित होती है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं अपना मंजिल पर। 90 नंबर क्वेश्चन कुछ करा कि पौधों में अर्धगुणसूत्री विभाजन किस में होती है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होती है? तो वो कहा जाता है आपका डी, पराग कोष के द्वारा। किसके द्वारा? पराग कोष के द्वारा होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 51 कि किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। तो टुकड़े के संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है उसको कुछ कहते हैं? तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिसिस। कुछ कहा जाता है मॉर्फोलॉजिसिस कहा जाता है। चलो आगे 52 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो द्विनिषेचन पाया जाता है आपका बाबू द्विनिषेचन होती है हमेशा किस में? तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजाइए। और जल्द ही क्लास 10 का भी हम वीडियो लाने वाले हैं, तो आज शाम की कोशिश करेंगे कि क्लास 10 को भी भेज दे वीडियो, क्योंकि शाम 4 बजे क्लास 10 की और सुबह 8 बजे क्लास 12 की चलेगी ऑल ऑब्जेक्टिव। यानी क्लास 12 का चलेगा हिंदी, और तो चलेगा इंग्लिश, और चलेगा कुछ बाबुआ बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट को हम खींचने वाले हैं। और तो और क्लास 10 के लिए बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी संपूर्ण कराएंगे बाबू, 100 नंबर संपूर्ण कराएंगे। हिंदी, बायोलॉजी, राजनीतिक, इकोनॉमिक्स, ये पूरी को हम खींच कर लेके चलेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें परागकण जल द्वारा होता है। जब जल द्वारा जो परागकण होता है उसको कौन सा परागण कहते हैं? तो जल द्वारा परागण को हम लोग जल परागण कहते हैं। अब जल परागण किस में होती है? तो जल परागण आपको बताइए किस में होती है? तो जल परागण होता है जोस्टोरा में। किसमें? जोस्टोरा में। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन कि पिस्टिया में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होती है? तो ये हो जाता है बाबू आपका ऑफसेट के द्वारा। किसके द्वारा? ऑफसेट के द्वारा। देखो ऑप्शन नहीं सोल्व कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट हो चुका है और 40 मिनट हो गए बाबू, तो टाइम ज़्यादा देने से कोई फायदा है? घरेलू मक्खी के मियोस्टिक्स में गुणसूत्रों की संख्या, सीधे समझो कि घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है छोटे, वो होती है आपका 12। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन। जल्दी है, बस 4-5 क्वेश्चन और होगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवाविवी पेस्टी कहा जाता है? ओवाविवी पेरिस्टी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ओवाविवी पेरिस्टी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रैटिल सर्प को। किसको कहा जाता है? रैटिल सर्प को कहा जाता है। अगला है कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है बाबू? तो ये पार्थेनोजेनेसिस हो जाती है जो आपको पाई जाती है स्पोरोसिस्टिक एवं रेडियो लार्वा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कुछ करा है कि यदि नर आकृति में मादा भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? नर आकृति यानी नर का आकार अलग हो, आकृति मतलब होता है आकार, तो नर का आकार अलग हो और मादा का आकार अलग हो, तो नर और मादा का आकार जब अलग होगा तो ये तो अलैंगिक होगा ना। क्या होगा? अलैंगिक। हाँ, अगर दोनों का समान रहता तो लैंगिक हो जाता। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो पीडोजेनेसिस लार्वा की बात किया जाए तो यह होती है फैसियोला में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। हम लोग 100 शतक मार दिए शतक। कहता है किसमें, एक मिनट, कहता है किसमें तिर्यक द्विविखंडन पाया जाता है? तिर्यक द्विविखंडन। तो तिर्यक द्विविखंडन की अगर बात किया जाए तो बाबू सीराटियम में, कुछ में सीराटियम में पाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हम आशा करते हैं, देखो एक टारगेट देते हैं, तुम लोग 350 सब्सक्राइबर कर दो इस वीडियो के देखते देखते। इस वीडियो को देख करके 350 सब्सक्राइबर कर दो। हम नहीं जानते कि तो कैसे करेगा, लेकिन कर दो ताकि और बेहतर से बेहतर ला सके और मोटिवेशन मिल सके। लाइक की आशा करते हैं, ज़्यादा नहीं, 100 नहीं, 50 लाइक के है जो टारगेट देते हैं। ठीक है। अगला कहता है प्राणियों में यौवनारंभ के बाद क्या होता है? देखो यौवनारंभ के बाद क्या जाए तो पहले तो व्यक्ति को कुछ होती है, जन्म होती है। जन्म के बाद वो कुछ करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि के बाद है जो वो यौवनारंभ में आता है। ठीक है। और यौवनारंभ के बाद आता है बाबू आपका कुछ में, 1 मिनट और नीचे स्लाइड ले चलते हैं। तो यौवनारंभ के बाद आता है तो प्रजनन अवस्था में, मतलब जनन जो करता है। यौवनारंभ के बाद, जनन के बाद उसको बोलते हैं पौध अवस्था। पौध अवस्था के बाद कुछ आती है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद कुछ आ जाती है मृत्यु। तो इसके ऑप्शन कुछ हो जाएगी बाबू। तो यहाँ कुछ कह रहा था कि कायिक अवस्था, तो कायिक अवस्था मनुष्य में नहीं होता है, ये होती है प्रजनन अवस्था। क्वेश्चन के अनुसार कौन जन होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन प्रजनन के बाद कौन आएगा? पौध आएगा। पौध के बाद कौन आ जाएगा? वृद्धा आ जाएगा। वृद्धा के बाद निधन हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर यानी 102 कहता कुछ निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? सही क्रम कौन है? तो देखो हम सबसे पहले सही क्रम को युग्मन जनन के बाद हमेशा देखना कि स्वयुग्मन किस में आता है। तो युग्मन जनन के बाद स्वयुग्मन ए में आ रहा है और बी में आ रहा है, तो यानी ना तो हमको कौन हो जाएगा? बी होगा, और नहीं हमारा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि युग्मन के बाद भ्रूण जनन आ रहा है जो कि संभव नहीं है। तो युग्मन जनन के बाद हमेशा स्वयुग्मन आता है बाबू। ये बातों को कुछ रखना, ख्याल रखना। अच्छा, अब स्वयुग्मन के बाद हमेशा कुछ आता है युग्मनज आता है। स्वयुग्मन के बाद कुछ आ जाएगा युग्मनज। आप देखना है कि युग्मनज कौन आ रहा है स्वयुग्मन के बाद, तो इसमें आ रहा है का? नहीं।
कौन आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शब्द होमोटोलॉजी एवं माइक्रोलॉजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो हेमोटोलॉजी सब का प्रयोग जो किसका किया जाता है बाबू, ये किया जाता है द्विलिंगी अवस्था के लिए। किसके लिए, द्विलिंगी अवस्था के लिए। चलो हमको लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है बाबू कि बताओ, दम आसान क्वेश्चन, कि तोता का उम्र कितना वर्ष होता है। ये कमेंट में बताना है, ये कमेंट में बताना है। जिसकी कमेंट अच्छा रहेगा उसको हार्ट दे देंगे और सही रहेगा उसको। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, ध्यान रखना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूर दूर तक पठाइए। ठीक है, और क्लास 10th का जल्दी ही आएगा वीडियो, वो शाम के समय 4 बजे। ठीक है।